इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था संधि का परिचय और संधि के बारे में हमने देखा था, और संधि कितने प्रसंगों में होती है इसके बारे में हमने देखा था। संधि की परिभाषाएं हमने देखी थी, संधि की सर्वसम्मत परिभाषा के बारे में हमने देखा था ना, और इसके किन किन में यूज की जाती है संधि, कौन से लिंग में प्रयोग किया जाता है संधि शब्द, पुल्लिंग का शब्द है, संहिता शब्द के बारे में देखा था। और स्वर संधि अर्थात अच संधि, दीर्घ संधि में दीर्घ संधि के जो जितने भी सूत्र हैं या अच संधि के सूत्रों के बारे में हमने देखा है। ठीक है, इसके पहले हमने एक साधारण सा परिचय देखा था। आज हम स्वर संधि के भेद देखेंगे, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और साथ में ही आज हम अच संधि स्वर संधि को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, साथ साथ वीडियो को एक बार दो बार आप ज़रूर देखिए। सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट एग्ज़ाम, एक्स्ट्रा संस्कृत से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सब के लिए इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत यूजफुल साबित होगी अगर आप मन लगाकर इन वीडियो को देख रहे हैं, इनके एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑथेंटिक आपको नॉलेज मिल रही है। और आप इन्हें देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ बोलूँगी नहीं, अगर आप इन्हें पढ़ते हो या इन्हें रीड करते हो, समझते हो, या एक से अधिक बार वीडियो को देखते हो, तो आपको संधि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से मतलब सोच लीजिए, छोटी सी वीडियो बनती है, छोटी सी क्लिप बनती है, डेली भी तो रिवाइज करते हैं, तो आप वीडियो को देख के आप रिवाइज कर सकते हो। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लासेज को। संधि का परिचय हम देख चुके हैं आगे वाली क्लासेज में। आज हम संधि के भेद देखेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं, और संधि को लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग कितने होते हैं और सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग कितने होते हैं। ठीक है, संधि के भेद आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को समझते हुए देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। संधि के भेद। व्याकरण के विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों में संधियों के 5 भेद स्वीकार करके पंच संधि प्रकरण की चर्चा की गई है। व्याकरण के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे सिद्धांत कौमुदी है ना, सिद्धांत कौमुदी, और भी काफ़ी व्याकरण के शास्त्रीय ग्रंथ हैं। उनमें संधियों को कितनी संधियाँ स्वीकार की गई है? 5 संधि स्वीकार की गई है। 5 संधि स्वीकार करने के कारण ही इन्हें पंच संधि प्रकरण की चर्चा की गई है। ये 5 संधि के भेद हैं। 5 संधि के भेद इस प्रकार है। ठीक है, पहला भेद देखिए, अच संधि। अच संधि स्वर संधि है ना, और प्रकृति भाव संधि, हल संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। विसर्ग संधि और स्वादि संधि, विसर्ग संधि के ही स्वादि संधि को भी किसमें इंक्लूड किया गया है? विसर्ग संधि में ही इसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, या इसी में जोड़ा गया है। आगे हम देखते हैं, आगे आप देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि में, है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि में, ठीक है, जो ये प्रकृति भाव संधि है उसे किस में जोड़ा गया है? लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वर संधि के अंतर्गत उसे जोड़ा गया है, तथा विसर्ग संधि को स्वादि संधि में और विसर्ग में समाहित किया गया है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें जो स्वर संधि है उसी में प्रकृति भाव संधि को इंक्लूड किया गया है या जोड़ा गया है, तथा जो विसर्ग संधि को स्वादि संधि में, विसर्ग संधि में समाहित करने के बाद संधि के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं।
उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये बात कर रहा है। अब 3 भेद कौन कौन से हैं? अच् संधि, अच् संधि की ये बात कर रहा है, अच् संधि। ठीक है, अच् संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं। हल संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है, या व्यंजन संधि की ही हल संधि है, स्वर संधि ही अच् संधि है, और तीसरी संधि हमारी है विसर्ग संधि, है ना। एक बार आप ये बात जरूर याद रखिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव संधि को तो स्वर में ऐड किया गया है और विसर्ग संधि के अंदर स्वादि संधि को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार हमारी टोटल 3 संधियाँ हो जाती है। अगर ऊपर पंच संधि प्रकरण की अगर चर्चा होती है सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग, तो प्रकृति भाव को आप अलग कर दीजिए, नीचे वाली 5 नंबर पे जो स्वादि संधि है उसे भी आप अलग कर दीजिए। नेक्स्ट आती है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अच् संधि। ठीक है, अच् संधि हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। देखिए, अच् संधि स्वर संधि है ना, स्वर संधि अच् संधि, प्राय स्वरों के साथ मेलन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर का स्वर के साथ ही मेलन होगा तो वो संधि हमारी स्वर संधि होगी। स्वर संधि में सामान्यतः कार्य के दृष्टिकोण से भी स्वर ही होते हैं। जो स्वर होते हैं, स्वरों से मिलके ही ये संधि होती है। इसमें जो कार्य होता है वो स्वरों को लेकर ही होता है। संधियों के प्रसंग में किए गए कार्य के अनुसार ही संधियों का नामकरण होता है। जिस तरीके का कार्य होगा उसका नामकरण भी उसी के अनुसार होगा, अर्थात जैसा कार्य उसी के अनुसार नाम होता है। ठीक है, जिस तरीके का कार्य होता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें नाम होता है। एक बार आप देख लीजिए, स्वर संधि में स्वर है, इधर स्वर, तो स्वर से स्वर मिलके ही स्वर में ही उसका चेंजेज होता है। ठीक है, स्वरों का स्वरों के साथ ही मेलन होता है और उसमें चेंजेज भी स्वरों के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो वो संधि हमारी स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, हमने स्वर संधि की परिभाषा देख ली है, स्वर संधि अच् संधि की हमने परिभाषा देख ली है। ठीक है, अब हम इस चार्ट के माध्यम से, है ना, स्वर संधि में जितनी भी संधियाँ हैं, 5 संधियों के बारे में हम देखेंगे कि इस चार्ट से कैसे हम पता लगाएंगे, कैसे हम कर सकते हैं कि भाई कौन सी संधि स्वर संधि है, कौन सी गुण संधि है ना, और इनमें चेंजेज क्या होंगे, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि के बारे में भी हम देख लेंगे। तो मैं आपको ये चार्ट बना के दिखाती हूँ। ये एक मेरे पास ब्लैंक पेज है, तो आप इस पे देखिए। ठीक है, अपन ये चार्ट बना लेते हैं। पहले हम दोनों तरफ ये स्वर लिख लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ हम ये स्वर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, पहले हम बना लेते हैं, ये है अ। ठीक है, समझने के अकॉर्डिंग हमारे जो पहले जो 4 सूत्र हैं उस चारों सूत्र को हम लिख लेंगे। अ, ई, उ, री और री। ए, आई, ओ, औ, ओ, औ। ए, ओ, आई, औ भी अपन लिख सकते हैं। एक बार देख लेती हूँ मैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम बना लेते हैं, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, है ना। ये हमने बना लिया, अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, आप इसे देखिए, अ, ई, उ, री। इसके बाद ए, ओ, आई, औ। ठीक है, ये सेम हम इधर भी लिख लेंगे, अ, ई, उ, री, ली, ए, वो सूत्र है ना, ए, ओंग, आई, औ, च। ठीक है, लास्ट वाला जो होता है उसे हम काट देते हैं। इधर भी स्वर है और इधर भी
स्वर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनसे हम कैसे बनाते हैं। पहले हम सबसे स्टार्ट में हम कौन सी वाली संधि देखेंगे, दीर्घ संधि या स्वर संधि के दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये देखो दीर्घ संधि को देखिए, अ से अ मिलता है तो आ हो जाता है, ई से ई मिलता है समान स्वर। ठीक है, समान स्वर दीर्घ संधि। ठीक है, ये देखिए चेंजेस आपको पता है, ऊ दीर्घ हो जाएगा, री री दीर्घ री हो जाएगा, लिरी का और लिरी हो जाता है। इसके बाद में ये तो हमारे दीर्घ संधि होगी। ई इको यंची, इको यंची होता है ना, इक में क्या आता है, ई ऊ री लिरी, तो ये हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि। ये हमारी कौन सी संधि हो गई है, यण संधि। तो यण संधि में ई किस में बदलता है, य में बदल जाता है, ऊ व में, री किस में बदलता है, र में, री ल में, य व र ल। ठीक है, ये हमारी यण संधि होगी। अब हम गुण संधि के बारे में देखेंगे। अ प्लस ए बराबर ओ, फिर ये अ से क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, ये ई आ प्लस ई, ये सॉरी ये तो क्या वृद्धि संधि हो गया। ये यहाँ पे जो हम देखेंगे, अगर ये आ प्लस ए आई, तो ये वाला आप पहले वृद्धि संधि का देख लीजिए। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि, ये हमारी वृद्धि संधि यहाँ होगी। अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अल। तो ये हमारी कौन सी संधि होगी, ये अगर इस तरीके से हम करें तो हमारी ये हो गई हमारी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि के बाद में ये इनसे हमारी बन जाती है अयादी संधि। अयादी संधि, ए को आई, ओ को औ, आई को आई, औ को आव हो जाता है। तो हमने इस चार्ट से समझ लिया है, एक बार आप इसे क्लियरली देख लीजिए और इसे आप ना नोट कर सकते हो। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, स्वर और स्वर। स्वर संधि में जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा है, स्वर को स्वर से मिलाने पर ही स्वर वाला ही चेंजेज उसमें होता है। ठीक है, चार्ट को हम फिर से देख रहे हैं। और आ सवर्ण दीर्घ, ई सवर्ण दीर्घ है, री सवर्ण दीर्घ, री और री सवर्ण दीर्घ है। ठीक है, इसके बाद यण संधि में इको यण चीज का सूत्र है, ई ऊ री री य, ऊ से व, री से र, री से ल। अ और ई, ए, अ उ ओ, अ री औ, अ री अल। ठीक है, गुण संधि का आपको पता है, ए ओ अर अल। ठीक है, गुण वर्ण इन्हें बोला जाता है। फिर इसके बाद वृद्धि संधि में आपको पता है, आ प्लस ए ओ हो तो वृद्धि संधि हो जाती है। और अयादी संधि में ए ओ आई, औ से मिलकर औ से क्या बन जाती है, अयादी संधि हम बन जाती है, जैसा कि हमने चार्ट पर देखा है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अक सवर्णई दीर्घ। ठीक है, अष्टाध्यायी के क्रम संख्या 6-1-101, ये उस सूत्रों के क्रम होते हैं अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग, या जो व्याकरण ग्रंथ होते हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं। और ये सिद्ध और असिद्ध सूत्रों के अकॉर्डिंग इनको गिना जाता है। ठीक है, अक में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, सवर्ण सप्तमी विभक्ति है, दीर्घ प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, अक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अक वर्ण देख लीजिए आप। अक में कौन कौन आते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ली। ठीक है, अक में ऐसे तो अ, ई, उ, री, क। ठीक है, लास्ट वाला वर्ण तो हम छोड़ ही देते हैं। अब हम इन्हें अक सवर्ण, हमें क्या करना है, इसी के सेम सवर्ण से हमें इसे मिलाना है। अ प्लस अ बराबर आ, ई छोटी हो या बड़ी हो,
इधर भी छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ पर बड़ी हो या छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इसे दीर्घ करना है क्योंकि संधि का नाम ही हमारी दीर्घ स्वर संधि है, अर्थात सवर्ण संधि। उ उ प्लस उ उ, दीर्घ उ होगा। री री है ना, दीर्घ हो या लघु हो या दीर्घ हो, री और री तो दीर्घ ही होगी। री और री का दीर्घ रूप संभव नहीं होता क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। और जिसके स्थान पर काम हो स्थानीय या सवर्णों का ग्रहण कहलाता है। एकादेश का अर्थ आपने पहले भी देखा था, सवर्ण का ग्रहण नहीं होता है। तो अब हम इसे लिखित रूप में देख लेते हैं। अकवर्णों, अकवर्ण जैसा कि हमने देखा है, अ ई उ री ली के आगे सवर्ण अकवर्ण, मतलब सेम वैसे ही वर्ण अकवर्ण, अकवर्णों के सामने आगे भी सवर्ण अकवर्ण ही हमें मिले। अ ई उ री के होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। यहाँ सवर्णता के बाद ही दीर्घ कार्य होता है, अतः इसे सवर्ण दीर्घ संधि कहा जाता है। यहाँ एकादेश का तात्पर्य दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आदेश होने से है। एकादेश क्या होता है? दो वर्ण हैं, दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश होने से है। जैसे सूत्र में एक पूर्व परयो, ये सूत्र आप स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूर्व परयो, दो के स्थान पर एक आदेश होना एकादेश कहलाता है। देखिए आगे, अक सवर्णय अचि परे दीर्घ एकादेश शात, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अक सवर्णय अचि परे दीर्घ एकादेश शात, अक सवर्णय अचि परे दीर्घ एकादेश शात। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हम देखिए अ आ प्लस आ बराबर आ, तो ये वाला पहला उदाहरण हमारे देते प्लस अरी, देते को य को आधा, पीछे से हमने अ ले लिया और पीछे र है। अ और आ मिलके क्या बना? आ बना है, हमारा शब्द बन जाता है दैत्यारी। इसके बाद हमने देखा पूर्व प्लस अहना, पूर्व अ प्लस अ, पीछे क्या है? एजिट लिख दीजिए। हमें सिर्फ पहले का लास्ट वाला चाहिए और लास्ट वाले का फर्स्ट वाला चाहिए। अ प्लस अ बराबर आ, तो हमारा सूत्र क्या बना है? हमारा ये क्या शब्द बनता है? पूर्वाहना। और इसमें हम नत्वकार्य करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा पूर्वाहना। ठीक है, नत्वकार्य से। आगे हम एक और उदाहरण देखेंगे, राम प्लस अयन। राम में से हमने अ ले लिया है, राम को हलंत कर दिया है। ठीक है, पीछे से अ ले लिया क्योंकि हमें दो टुकड़े करते हैं तो पहले वाले टुकड़े का लास्ट से मतलब है और लास्ट वाले के पहले से मतलब है। ठीक है, इन दोनों के बीच में संधि कार्य होता है। राम अ और अ प्लस अ मिलके आ हो गया रामायणम, नत्व कार्य करने से रामायणम बनेगा। हास्य प्लस आस्पदम, हास्य इसे हलंत कर दिया, अ निकाल लिया, पीछे से आस्पदम में से हमने आ ले लिया, पीछे इस पदम जैसा का जैसा हमने लिख दिया है और मिलाकर जब रूप लिखेंगे हास्य अ प्लस आ बराबर आ हो गया और पीछे का इस पदम रूप हमारा बनता है आज से इस पदम। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट उदाहरण लिया है दया प्लस आद्र, दया प्लस आद्र, दय आ निकाल लिया हमने, इसमें से इसे य को हलंत कर दिया, पीछे से हमने आ ले लिया, पीछे का द लिख दिया हमने द्र का, दये प्लस आ बराबर आ हो गया, द्र दयाद्र शब्द बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है? दयाद्र बन जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, घृणा प्लस आस्पदम, घृण हमने निकाल दिया, घृणा का आ हमने ले लिया, पीछे से आ ले लिया इस पदम,
घृणा आ प्लस आ बराबर आ, स्पदम घृणा स्पदम। ठीक है, यथा प्लस अर्थ, यथा का आ ले लिया, पीछे से अर्थ का अ ले लिया, हमारा शब्द बनता है यथार्थ। आशा प्लस अन्वित, इसी भी आप, ठीक है, आप करियो इन्हें इस तरीके से आप करना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप इन्हें टुकड़े करिए, टुकड़ों में से शब्द को निकालिए, शब्द को शब्द से मिलाइए और फिर रूप बनाइए। इनके किस तरीके से ये उदाहरण कंप्लीट होता है वो देखिए। ठीक है, आशा प्लस अन्वित, आशा में से आश हमने निकाल लिया, आ को इधर लिख दिया, ठीक है, इधर से, और पीछे से हमने अन्वित का अ ले लिया, आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। तो हमारा क्या बनता है उदाहरण में, तो हमारा शब्द बनता है आशान्वित। आशा प्लस अनुरूप, इसका अर्थ होता है आशा के अनुरूप। आशा में से भी हमने आश ले लिया, आ को आ प्लस पीछे से अनुरूप का अ ले लिया, आ प्लस अ बराबर आ होता है, हमारा रूप बनता है आशा अनुरूप। सा प्लस अनेक रूपा, स आ निकाल लिया, पीछे से अनेक रूपा का अ ले लिया, स आ नेक रूपा, क्या बना, एक रूप तो हमारा बन गया सानेक रूपा, और इसका राइट सा अनेक रूपा, ये क्या है, अ का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सा प्लस आर्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। सा में से हमने स को अलग कर दिया, आ को निकाल लिया, आ में से आर्या में से हमने आ ले लिया, या को अलग कर दिया, और आ प्लस आ बराबर आ हो गया, और हमारा रूप बनता है सार्या। और इस तरीके से हमने डबल, ये प्लूत का साइन है ये, इससे हमने क्या इंडिकेट कर दिया, आ को इंडिकेट कर दिया, अ और अ बराबर आर्या सार्या। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप देख लीजिए, यहाँ ह्रस्व अ को निर्दिष्ट करने के लिए एकल, मतलब एकल चिन्ह, ये जो बोलते हैं इसे एकल चिन्ह, तथा दीर्घ आ को निर्दिष्ट करने के लिए युगल अवग्रह, मतलब ये देखिए, ये अगर एक अ है तो हमें इससे करेंगे इंडिकेट, अगर वहाँ पर आ है तो उसे हम डबल अवग्रह से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। आज हम यहीं तक के उदाहरण देखते हैं दोस्तों, नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे की क्लास में हम देखेंगे ये इस वाली दीर्घ संधि या सवर्ण संधि को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें ई के रूप देखने हैं, ऊ के रूप देखने हैं, और री के और ली के रूप हमें देखने हैं। इसके बाद शायद हम उसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ही हम यण संधि या गुण संधि को स्टार्ट कर देंगे। तो अब दोस्तों संधि की 1 बाय 1 वीडियो देखते हुए चलिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को अगर एक बार में आपको समझ नहीं आती तो दोबारा देखिए वीडियो को, बहुत अच्छा मैटर है, मैंने खुद अपने हैंड से लिखा है ना, और ये मेरी मेहनत आप तक, ताकि आपको ना करना पड़े। सीटेट के लिए फिर से मैं वही बात कहूँगी, सीटेट के लिए बहुत यूजफुल है। अब फुल टू व्याकरण आपको मिलने वाली है ना। आप बहुत कम टाइम में इतना टाइम, ठीक है, आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुन तो सकते हैं, वीडियो को सुन लीजिए। आपका क्या जा रहा है वीडियो को सुनने में, तो किसी का कुछ जा नहीं रहा। अगर आपको कुछ मिल रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, सुनते सुनते आप मेरी वीडियो भी सुन लीजिए। और फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए बस संधि तो संधि रहेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को बढ़ा सकते हैं, और ये मानक एग्जाम्पल है, इनसे बाहर इनके आसपास या इन्हीं से जुड़े हुए ही शब्द वो पूछता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो बिल्कुल एजिट एग्जाम्पल आते हैं, और यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, और संस्कृत से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें ये सब टॉपिक इंक्लूड होते हैं। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।